हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे वीडियो, सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। कहां पे? ओनली एट learnohub.com। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस 5-6 सालों में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उन सारों को अभी इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले। तो हो जाइए तैयार एंड लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है नीट 2022 फेज 2 वाले पेपर में, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखो, असर्शन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आजकल नीट के एग्जाम, नीट क्या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते, तो इसको समझना है। असर्शन रीजन जब भी रहेगा उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, या तो असर्शन करेक्ट है, या फिर रीजन करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस टाइप से 4 ऑप्शन रहते हैं। तो आपको असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है। असर्शन क्या है कि when a firecracker explodes in mid-air, its fragments fly in such a way that they continue moving in the same path. Okay, which of the firecracker would have followed it like had it not exploded? Fine. Reason क्या कह रहा है कि explosion of cracker occurs due to internal forces only. No external force acts for this explosion. Okay, तो पहले समझते कि कहना क्या चाह रहा है कि मैंने फायर क्रैकर एक्सप्लोड्स इन मिड एयर। जब एक फायर क्रैकर, आपने तो देखा होगा कि जैसे कभी भी इसरो या नासा से कोई भी अगर स्पेस शटल लॉन्च हो रही है तो क्या देखते हैं, वो कुछ दूर हाइट पे जाके उसके फ्रैगमेंट्स अलग हो जाते हैं, है ना। वो 2 साइड में जो लगे होते हैं उसके एक्स्ट्रा कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो अलग हो जाते हैं उसके पार्ट्स। तो वो जब अलग होते हैं तो किसी भी वेरियस डायरेक्शन में वो मूव कर लेते, लेकिन जो रॉकेट है वो सीधा मूव करता जाता है। ओके, मींस उसकी जो निर्धारित जो उसकी दिशा है उस पर वो चलती है। ठीक है, तो जब भी कुछ ऐसा हो, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं एक, कि सपोज ये एक रॉकेट है और ये कुछ इस पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो ये रॉकेट हो गया और ये इस पे जुड़े हैं कुछ इसके फ्रैगमेंट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स है। तो यहां पे ये रॉकेट एक्सप्लोड हुआ और यहां से ये जो 2 पार्ट है वो किधर भी निकल गए। ठीक है, लेकिन इस रॉकेट में जो एक्सप्लोजन हुआ उसमें क्या है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही काम कर रहे हैं। कि अंदर में कुछ एक रिएक्शन हुआ होगा, कोई एक कुछ भी हुआ हो, लेकिन जो भी हुआ है वो इंटरनली हुआ है वो एक्सप्लोजन। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे काम नहीं की है। तब क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है कोई भी बॉडी का, जैसे कि इस रॉकेट का, वो क्या है, ये जो पाथ मेंटेन्ड है, जो जिस पाथ में मूव कर रही है उसी पाथ में ये मूव करते जाती है ना। जो सेंटर ऑफ मास है इस रॉकेट का, भले उसके फ्रैगमेंट्स अलग हो जाए, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी डायरेक्शन में मूव करते जाती है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक्सटर्नल फोर्स यानी कि F एक्सटर्नल अगर 0 है, यानी कि dPdt क्या है, चेंज इन मोमेंटम, वो भी 0 होगा। तो सेंटर ऑफ मास का कोई मोमेंटम होगा नहीं, इसलिए वो जिस जो पाथ में मूव कर रही थी उसी सेम पाथ में मूव करते जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि असर्शन जो है वो गलत है और रीजन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि पूछा गया है नीट 2022 के पेपर में। क्या कह रहा है? बहुत ही इजी सा सवाल है कि एफ वेक्टर दी गई है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, देन द स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ f एंड r
हैव द मैग्नीट्यूड रेस्पेक्टिवली। तो हमें एक बार डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें मैग्नीट्यूड मिल ही जाएगा पहले, क्रॉस प्रोडक्ट में हमें बस मैग्नीट्यूड निकालनी है। चेक कर लेते हैं। तो पहले एफ वेक्टर क्या दी गई है, एफ वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो f डॉट आर करूं, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -2। कैसे सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 2 जो कि आ गया 10। तो डॉट प्रोडक्ट में सीधा मैग्नीट्यूड हमें मिल गया क्या, 10। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एफ क्रॉस आर। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप ऐसे लिखेंगे, फिर आई के कोफिशिएंट की वैल्यू लिखेंगे 2 और आर पे क्या है 3, इस पे क्या है 1 एंड इस पे क्या है 2 एंड ये -1 -2। आई होप सबको याद होगा ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले आई को पहले क्या करेंगे, आई को रख के ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस वन, यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आया -2 एंड इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आया -2, माइनस ऑफ -2 दैट इज +2 आई कैप। ओके, फिर माइनस, अभी 2 इंटू -2 यानी कि -4 -3 यानी कि +3 जे कैप। अभी क्या होगा, प्लस 2 2 4 4 -3 के कैप। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 -2 ये तो 0 हो गया, ये क्या आएगा -4 + 3 जो कि होता है -1, माइनस ऑफ -1 यानी कि सिर्फ 1 जो कि लिख देंगे हम जे कैप। ओके, कैप 4 -3 जो कि आ गया के कैप। तो जे कैप प्लस के कैप ये आ गया क्या, एफ क्रॉस आर। अभी इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मॉड में लिखते हैं मैग्नीट्यूड, एफ क्रॉस आर, इसकी मैग्नीट्यूड होगी सिंपली इसके जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट की स्क्वायर 1 स्क्वायर। क्या लिखे, 1 + 1 यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें √2 मिलेगा। तो एक आया 10, एक आया √2, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन था, 10 √2 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पूछा गया है नीट 2022 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज, कितनी होगी। ये जो डायग्राम है यहाँ पे, इसमें 2 kg और 1 kg वाले ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। इसमें कंसीडर क्या करने कहा गया है कि सरफेस को आप स्मूथ कंसीडर कर सकते हो, यानी कि फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन वो 0 है। ठीक है, तो फ्रिक्शन वाली एंगल हमें नहीं पकड़नी है, अभी हमें पता करना, और आप g = 10 मान सकते हो। ठीक है, अभी हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले देख लो कि ये 3 ब्लॉक्स है ऐसे लगे, 3 kg 2 kg 1 kg, और इस तरफ से एक 60 न्यूटन की फोर्स लग रही है, उस तरफ से एक 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है, लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो पहले हम नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो उसके लिए नेट फोर्स निकालेंगे, उससे हमें पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मिलेगा। फाइन, तो पहले तो देख लो कि अगर ये तीनों ब्लॉक को मिला के अगर मैं एक ब्लॉक लिखूं तो ये फ्री बॉडी डायग्राम या फिर जो बॉडी डायग्राम है वो कैसा दिखेगा। तो सपोज मैं फिर से यही वाली डायग्राम ड्रॉ करता हूं, लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूं, तीनों ब्लॉक को मिला के एक मास लिख रहा हूं। तो तीनों को मिला दूंगा तो 3 2 5 और 1 6 kg का एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, हो गया ना। इस पे लग रही है क्या, 60 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से 80 न्यूटन की एक फोर्स लग रही है। ओके, अभी देख लो इसका जो mg एक नीचे की ओर लगेगा
बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो इसके जो दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या है, ये रहा mg cos थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री, दिस इज mg साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री। तो अभी अगर हम नेट फोर्स यानी कि पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो क्या होगी, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स बाय मास होती है। ये फोर्स क्या है, नेट फोर्स ऑफ द एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो नेट फोर्स को अगर कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 60 न्यूटन, ये है जो उस तरफ लग रही है, माइनस mg साइन थीटा, mg साइन 30 डिग्री, ठीक है, माइनस ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे 18 बाय, यही तो है नेट फोर्स, एक उधर, दो कंपोनेंट इस तरफ है, एक कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी जो लग रही है mg साइन थीटा इस तरफ, और एक 18 न्यूटन वाली फोर्स, ठीक है, बाय मास, मास कितनी है हमारे पास 6 kg, टोटल सिस्टम का हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 60 माइनस m मास कितनी है 6, g को हम 10 मान लिए तो 60 साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 इंटू 60 इंटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू 30 हमें मिल जाएगा, माइनस 18/6। अभी कर लो आप, 30 माइनस 18/6, ठीक है, ये मैं 60 माइनस 30 करके 30 लिख दिया और ये माइनस 18, कितना आ जाएगा देख लो, ये आ जाएगा 2 and 6, so we can write it as 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई टोटल सिस्टम की एक्सीलरेशन, ठीक है, समझ आ गया। अभी क्या करेंगे, हमने सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाला है, अभी हम नेट रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक के बीच का निकालेंगे। तो नेट एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम हमें क्या मिल गया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें निकालना है ये वाली चीज फॉर ब्लॉक ऑफ 1 kg। अगर ये 1 kg वाली ब्लॉक है तो इसका नेट लाइक N12 निकालना है, N12 यानी नेट रिएक्शन और यस नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, क्योंकि इसके जस्ट सामने ही तो 2 kg है, तो इसे कुछ एक फोर्स लगेगा जो है N12, ठीक है 12, लेकिन इसके पीछे से वही 80 न्यूटन वाली फोर्स तो काम कर रही है, और इस तरफ कौन सा होगा, mg साइन 30 डिग्री, बिकॉज ये एंगल 30 डिग्री है, इधर अगर mg है तो ये इसको कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स हम निकालते हैं पहले, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए होता है। नेट फोर्स में क्या होगा, एक N12 ऊपर लग रही है बिकॉज ऑफ द 2 kg ब्लॉक, ठीक है, माइनस करेंगे किससे, 80 न्यूटन से, ठीक है, और एक दूसरी इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स है जो कि है mg साइन 30 डिग्री, तो उसे भी हम घटाएंगे, mg साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास क्या है 1, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करो आपको मिल जाएगा, तो N12 माइनस 18 माइनस मास क्या mg साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, m 1 kg, g 10 इंटू 1/2, तो ये आ गया 5 इक्वल्स टू 2, तो N12 माइनस 18 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, तो कितना आ जाएगा, 18 प्लस 5 करेंगे तो 23 उधर गया तो ऐड होगा, दैट इज 25 न्यूटन। तो 2 kg वाली जो ब्लॉक है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है 1 kg पे, या फिर इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या है 25 न्यूटन। तो सिंपली बस आपको करना है क्या, फोर्स को नेट फोर्स निकालनी है, एक्सीलरेशन पहले सिस्टम की निकालनी है, नेट फोर्स को इक्वेट करना है, आपको इजीली आंसर आ जाएगा। तो और ऑप्शन बी को हम
टिक लगा देंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है अगेन 2022 वाले पेपर में, क्या कह रहा है? A shell of mass m is at rest initially. It explodes into 3 fragments having the mass in the ratio 2:2:1. If the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with the speed b, then find the speed of the third or the लाइटर फ्रैगमेंट। पहले तो क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि सपोज कोई भी एक मास है, ठीक है, ये क्या हो रही है? ये एक्सप्लोड कर रही है। एक्सप्लोड कर रही है किसमें? ये 3 फ्रैगमेंट में, 3 टुकड़ों में बढ़ जा रही है। 1 2 3। तो इन 3 टुकड़ों में 2 की मास जो है वो सेम है, जो कि है रेशियो में, तीनों के रेशियो, मास का रेशियो क्या हो गया? 2:2:1। ओके, 2:2:1 मीन्स एक का मास, अगर पहले मास m था, फिर मास 2:2:1 के रेशियो में बढ़ गया, तो जो 2 सेम है उसके मास क्या हो गए? 2/5m। ये क्या होगी? 2/5m। और ये क्या होगी? सिर्फ 1/5m, यानी कि m/5। ठीक है, ये जस्ट सिंपल रेशियो वाला मैथमेटिक्स मैंने लगाया है और कुछ नहीं। ठीक है, अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि जो 2 सेम मासेस वाले हैं, जैसे कि ये और ये क्या कर रही है? विद द सेम स्पीड v, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये मूव कर रही है। तो अगर ये वाली मास जो है ये ऊपर जा रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दोनों v से जा रहे हैं, v की स्पीड से। तीसरे वाले जो मास है दैट इज m/5, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो हमें पता करना है। तो उसकी वेलोसिटी अलग है, तो इसके हम मान लेते हैं v'। तो हमें v' पता करना है। कैसे करेंगे? सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, देन mu इज इक्वल्स टू mv। इनिशियल वेलोसिटी है u। तो यहां पे क्वेश्चन देखो कि इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी वी कैन टेक इट एज 0, तो इनिशियल मोमेंटम भी हो गया 0। बट mv ये जो है, ये क्या है? 3 कंपोनेंट में टूटे, तो एक होगा इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम। इसका मोमेंटम क्या होगा? 2/5 mv। डायरेक्शन हम मानते हैं i कैप। ओके, प्लस 2/5 इसका अभी मोमेंटम लिख रहे, mv डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम मान लेते हैं -j कैप। ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट, अगर परपेंडिकुलर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब आती है आखिरी वाली, तो उसको कैसे लिखेंगे? m/5v'। ठीक है, इन दोनों को i कैप j कैप क्यों लिखा? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो हम कंपोनेंट ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा है दोनों का। देख लो, v i वाला कंपोनेंट, v j वाला कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, इसकी जो रिजल्टेंट है इसी में मूव कर रहा है क्या? v', है ना? अभी समझ में आया वेक्टर वाला कंसेप्ट क्यों लग रहा है? v'। ओके, तो देखो कैसे लिखेंगे हम। मास को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो इधर गया तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू 2/5 vi कैप माइनस 2/5 vj कैप प्लस 1/5 v प्राइम। ठीक है, तो अभी हम अगर लिखते हैं इसको, v प्राइम क्या आ जाएगी? फिर 5 को कैलकुलेट करेंगे तो 5 को भी हम 0 कर सकते हैं कॉमन लेके, तो ये आएगा कुछ इस तरह कि 2vi कैप माइनस 2vj कैप। ठीक है, अभी इसकी मैं अगर मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, v' है, v' की अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ तो ये दिखेगा कुछ इस तरह कि 2v की स्क्वायर प्लस 2v की स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर। वी कैन राइट इट एज 4v स्क्वायर प्लस 4v स्क्वायर
ठीक है, ऐसा ही तो आएगा। तो v स्क्वायर कॉमन लेके बाहर v आ जाएगा। ओके, एंड 4 + 4 इज 8 यानी कि 2√2। तो वी कैन, ये आ गया हमारा v डैश क्या आ गया 2√2 इंटू v। अब देख लो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 2√2 इंटू v, दैट इज ऑप्शन सी। ये हो गया करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे हमने क्वेश्चन शुरू किया, कैसे हमने क्वेश्चन को समझा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया इसमेमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो पूछा गया है नीट 2021 वाले पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास 0.515 kg is dropped from a height of 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. ठीक है, the magnitude of the impulse imparted to the ball is, कितना impulse होगा। ये क्वेश्चन बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बॉल है, नीचे को गिर रही है, ग्राउंड से टकराने के बाद दोबारा इस हाइट पे पहुंच गई। ठीक है, इसमें क्या क्या गया है कि जब ये ग्राउंड को टकराई तब कितना इंपल्स इसमें इंपार्ट हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, पहले तो ये समझना है, हमें निकालना क्या है, इंपल्स निकालना है ना। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होती है इंपल्स। सो चेंज इंपल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम को कैसे निकालेंगे, मोमेंटम होती क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब हमें वेलोसिटी पहले निकालनी पड़ेगी। तो पहले जब नीचे गिर रही है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी √2gh। ये तो होता है जब नीचे गिरती है तो वेलोसिटी होती है √2gh। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 2g हमें कहा गया है कि 10 ले लो तुम, तो मैंने ले लिया 10। हाइट कितनी है, 10 मीटर की हाइट है ना, तो फिर से 10। सो वी विल राइट दिस इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी समझने वाली बात यह है कि जब ये दोबारा से उस हाइट पे पहुंच रही है, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी सेम है, तभी तो दोबारा इस हाइट पे पहुंच पाई, है ना। तो दोबारा से इस हाइट पे पहुंच रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज है, बस डायरेक्शन अलग है। तो जो अभी वेलोसिटी है v डैश मीन्स ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, ये है नीचे आने वाली वेलोसिटी, ये ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, ये क्या है, सेम ही है, बस चूंकि ऊपर है तो डायरेक्शन हम नेगेटिव ले लेंगे 10√2। ठीक है, अब देखो इंपल्स क्या होती है, इंपल्स इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो मास इनटू, मास में तो कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज है वेलोसिटी में, वेलोसिटी में चेंज है, यानी कि वी कैन राइट v डैश माइनस v। ओके, ये हो जाएगा। अभी देख लो क्या होती है, v डैश क्या है, -10√2 माइनस ऑफ 10√2। ठीक है, क्या आ जाएगा टोटल। अच्छा, यहां पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड से फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड यानी कि अगर हम मॉड लगा देंगे, जो भी माइनस वाला जो एंगल है उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 0.15 इसमें लगाते हैं मॉड, तो ये क्या आएगा, -20√2। ठीक है, माइनस ये डिसॉल्व हो जाएगा, तो सिंपली आएगा 0.5 इंटू 20√2, जो कि आंसर हो जाएगा 4.2 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। 4.2 kg मीटर पर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये भैया बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, नीट 2019 में ये पूछा गया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप समझो अच्छे से, सॉल्यूशन बहुत इजी है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर ड्रम, ओके, ऑफ रेडियस कितनी दी गई है उसकी, 1 मीटर। The coefficient of the friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block
stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. Okay, G you can take it as 10 meter per second square. अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये हम समझते कि एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर ही है ना, हाँ ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर एक ब्लॉक है जो इसके दीवार से, सिलेंडर के वॉल से सटी हुई है। तो ये वो ब्लॉक है। अभी ये सिलेंडर क्या है, अपने इस बीच वाले एक्सिस पे ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है विथ सम एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा। फाइन, नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा कितनी होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक जो है वो नीचे ना गिरे, है ना। तो और इसके बीच का फ्रिक्शन भी दिया गया हो, दैट इज 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.1। ओके, तो ये नीचे क्यों गिर रही है, बिकॉज ऑफ mg। और अगर नीचे ना गिरे तो इसके इक्वल ऊपर की तरफ कोई एक फोर्स होनी चाहिए, यस और नो। ऑफ कोर्स वो जो ऊपर की तरफ फोर्स होगी उसमें क्या है, फ्रिक्शन एक्ट होगा, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि इस डायरेक्शन में काम करी, उसे हम लेते हैं FL। ओके, नाउ अगर ये ब्लॉक, ये सिलेंडर घूम रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक क्या मिलेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, ये एक मिलेगा विच विल बी इक्वल टू n। ये अगर n के इक्वल हुआ, ये अगर इसके इक्वल हुआ, तभी जाके ब्लॉक क्या है, स्टेशनरी रहेगा। ओके फाइन, अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना होना चाहिए इसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो पहले होने के लिए FL शुड बी इक्वल्स टू mg, ये होना चाहिए, या फिर इससे बड़ा होना चाहिए। अगर नीचे ना गिरे तो या तो इसके बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज लाइक द FL ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mg। अभी FL क्या है, FL है म्यू इनटू n, यही तो होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द n, which is greater than equal to mg। अभी mg क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक। ओके, मास ऑफ द ब्लॉक कितनी दी गई है, 10, एंड g को आप 10 मान लो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, n क्या है, n इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r होगा ना, तभी तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, m ओमेगा स्क्वायर r greater than equals to 100। then mu कितनी दी गई है, 0.1 into mass is 10 into omega square, radius is given as 1 meter greater than equals to 100। ओके, अभी अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, क्योंकि 0.1 तो 1/10 है, 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। दिस मीन्स ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ओमेगा क्या है, इसकी यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो मिनिमम या तो 10 के बराबर होगा या फिर इससे बड़ा होगा, तभी ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा। समझ में आया, इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10 रेडियन पर सेकेंड शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगुलर। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कह रहा है कि अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड वाइल्ड इन अ वर्टिकल
circle. Okay, the wire is most likely to break when ऑप्शन 4, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में. इस क्वेश्चन के लिए कोई कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत है ही नहीं. मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ. क्या होती है कि एक स्ट्रिंग लिया गया है, ठीक है, इस पे कोई एक मास को बांध दिया गया है. अभी इसे घुमाया जा रहा है वर्टिकल सर्कुलर पार्ट पे, यहां से पकड़ के घुमा रहे. तो इसमें कह रहा है कि वायर कब ब्रेक हो सकती है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कब होगी वायर को ब्रेक होने की, जब उसके बीच का जो टेंशन है सबसे मैक्सिमम होगा, तभी तो वो टूट सकती है वायर. तो मैक्सिमम कब होगा, टेंशन तो हमें सेंटर के अलोंग होती है, तो टेंशन मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो मास है ये नीचे की तरफ होगी, है ना. ये जो मास है जिसे हम घुमा रहे हैं उस मास को, तो वो मास जब नीचे की तरफ होगी तब टेंशन होगा मैक्सिमम. ठीक है, तो इससे क्या आंसर हमें पता चल जाएगा, दैट इज द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट. मैक्सिमम नीचे यानी कि लोएस्ट पॉइंट पे मास होगा तब सबसे ज्यादा टेंशन होगा. बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम टेंशन ओनली ये ब्रेक हो सकता है ना. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. राइट, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है, बॉडी ए मास 4m मूविंग विथ स्पीड u collides with another body b of mass 2m which is at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A is. Okay, तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक बॉडी है सपोज A और ये एक बॉडी है B. तो ये मूव कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी, विथ सम वेलोसिटी u. इसकी मास है 4m और ये B बॉडी जो है इसकी मास है 2m. तो ये रेस्ट पे है, ठीक है. A आके इसे टकराती है. अब क्या होता है कि दोनों मूव करने लगते हैं, ठीक है, A भी और B भी, विथ सम वेलोसिटी v1 एंड B इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v2. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट ऑन कोलाइडिंग, लाइक लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए ने कुछ एनर्जी तो दिया होगा बी को, कुछ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, इसी के वजह से बी मूव करने लगे. तो वो जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस हुआ है बाय ए, उसे हमें निकालना है. तो पहले तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई ऑफ ए. पहले कितनी एनर्जी थी उससे हम अभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल करेंगे, डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए. यही तो करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है. ओके, ये हमें निकालना है. अभी देखते हैं शुरुआत कैसे करेंगे. तो पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते, इससे हमें ये दोनों वेलोसिटी पता चलेगी कितनी है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए क्या यूज करेंगे, 4mu, दिस इज द फर्स्ट, इसका मोमेंटम प्लस इनिशियल मोमेंटम 2m इनटू इसकी तो वेलोसिटी है ही नहीं तो 0 इज इक्वल्स टू इसकी मोमेंटम, दैट इज अगेन ये a ही है मास, इसका भी मास 4m है, इसका मास 2m है. ठीक है, तो 4m v1 प्लस 2m v2, यही तो होता है mu लाइक इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. अभी इक्वेट करके देखते हैं क्या आती है. तो 4mu इक्वल्स टू 4m v1 प्लस 2m v2. ओके, अगर मैं यहां से 2m कॉमन लेता हूं तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 2u इक्वल्स टू 2v1 प्लस v2. तो इसे मानते हैं इक्वेशन 1. ठीक है, अब ये कंडीशन क्या दिया गया है कि कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर. इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज E, वो क्या होती है, रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फाइनल एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इनिशियल, यही होती है. तो E इक्वल्स टू क्या हो गया 1, इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. E क्या होती है,
फाइनल वेलोसिटी यानी कि सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1 बाय इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इनिशियल में तो सिर्फ u ही है, इसकी तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, बाय u अगर करूंगा तो वी विल गेट 1। इससे मुझे एक और रिलेशन आएगा u इक्वल्स टू v2 माइनस v1, इसे मानते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूं, करके देखना, वी विल गेट u इक्वल्स टू सॉरी v1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी u बाय 3। ठीक है, कैसे नहीं आएगी, अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास u आएगा, ये v2 कट जाएगा एंड वी विल गेट v1 3v1। सो u इक्वल्स टू 3v1 यानी कि v1 इक्वल्स टू u बाई 3। तो हमें क्या मिला, फाइनल वेलोसिटी मिल गया, किसका, a का मिल गया। ओके, अभी a का फाइनल वेलोसिटी पता है, a की इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। अभी इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला, दैट इज फ्रैक्शनल लॉस। तो जो लॉस होगा वो क्या होगा, डेल्टा के ई ए, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए दैट इज हाफ, कुछ भी करो स्क्वायर में ही है, m u स्क्वायर माइनस हाफ m, v1 अभी क्या है, u बाई 3 है, तो u बाई 3 की होल स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इनिशियली कितनी है, हाफ m u स्क्वायर। अभी देखो इसमें अगर मैं m को कैंसिल आउट कर दूं, u स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दूं, क्योंकि तीनों में कॉमन है, ये तो निकल जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा कुछ इस तरह 8/9। तो जो लॉस है उसका फ्रैक्शन ऑफ लॉस दैट विल बी इक्वल्स टू 8/9 एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पूछा गया है 2018 के पेपर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, सिंपल, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो करेक्ट हो गया, ये तो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो ये करेक्ट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन, अगेन इट इज करेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, यस यही तो होता है फ्रिक्शन का काम कि रिलेटिव मोशन को अपोज करना। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज अ डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना, डायमेंशन ऑफ लेंथ ऐसा कैसे, तो हमें क्या पता है कोफिशिएंट ऑफ जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसे हम कैसे लिखते हैं, पहले तो फोर्स कैसे लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल्स टू म्यू एन, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स, है ना, नॉर्मल फोर्स यानी कि जो परपेंडिकुलर काम कर रही है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में लिखूं तो दिस विल बी समथिंग लाइक फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स। अगर इसके डायमेंशन देखें तो फोर्स का डायमेंशन जो होगा क्या होता है, mlt-2, यही तो होता है। नॉर्मल फोर्स ये भी तो फोर्स ही है, इसका डायमेंशन क्या होगा, mlt-2, है ना। तो दोनों ऊपर नीचे डायमेंशन सेम है, तो म्यू का डायमेंशन क्या आएगा, m0 l0 t0, तो म्यू जो कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। बट इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे भले ही इनकरेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 2017 के पेपर में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC, तो ये है वो वेज जो है A, B and C. Okay, the wedge is as shown in the figure. The wedge is given an acceleration A. तो wedge पे कुछ एक acceleration A लग रही, means wedge उस ब्लॉक के साथ साथ
एक डायरेक्शन में जा रही है विथ सम एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट. ओके, द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा, थीटा यानी कि ये एंगल, ये आपको निकालना है. इस एक्सेलरेशन और थीटा का क्या रिलेशन है. तो इसमें भी कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, बट एक सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. और इसमें क्या है कि हमें सूडो फोर्स का यूज करना है. यहां पे बोला गया कि ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी है. ठीक है, स्टेशनरी है, तो इसीलिए हम मानेंगे कि कोई एक फोर्स इस दिशा में लग रही होगी जिसके कारण से ये ब्लॉक इस पे फिक्स्ड है ना. भले ही ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, बट कोई एक फोर्स लग जरूर रही होगी जो कि हमें पता नहीं है, या फिर वो कौन सा फोर्स वो दिख नहीं रहा है, तो उसे हम कहते हैं सूडो फोर्स. और फोर्स लग रही है तो m इंटू ए. एक्सेलरेशन सेम होगा तो दोनों तरफ बैलेंस्ड फोर्स है, इसीलिए कोई मोशन नहीं है ब्लॉक का, है ना. अनबैलेंस्ड होता तो मोशन होता. तो इसे हम कहते हैं सूडो फोर्स. फोर्स. ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम एक बार बनाते हैं. अगर ये रहा वेज, ये रहा ब्लॉक. ठीक है, अभी देखते हैं. तो इस पे ये टोटल एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है a. फाइन, ये है थीटा. ओके, नाउ दिस इज द नॉर्मल फोर्स n. फाइन, और एक सूडो फोर्स लग रही है जो कि इसके ऑपोजिट है, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, जिसे हम कह रहे हैं एम ए. फाइन, यहां तक समझ में आ गया. अभी इस सूडो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा दैट इज क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा एंगल होगी. ओके, इफ दिस इज थीटा दिस विल बी थीटा. और एक यहां पे एक कंपोनेंट लग रहा है, ये क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी mg लग रही है. ये क्या हो जाएगी, mg cos थीटा, और ये क्या हो जाएगी, mg sin थीटा, है ना. ये तो ग्रेविटेशन की वजह से ये लगेगा ही mg, और एक इस डायरेक्शन में. अभी देखो एम ए कॉस थीटा और एम जी कॉस थीटा एट इक्विलिब्रियम, ये क्या हो रही है, सेम हो रही है, और ये रेस्ट पे है, मीन्स ये ब्लॉक मूव नहीं कर रही है, तो इसे हम मान सकते हैं कि इट इज इक्विलिब्रियम. सो वी कैन राइट एम ए कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, है ना. एम विल कैंसल आउट, a इक्वल्स टू जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा. क्या हो जाएगा, जी tan थीटा. साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा, तो a इक्वल्स टू जी tan थीटा. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 11 पूछा गया है 2017 के पेपर में. वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass m and the other end is connected to a small peg, okay, on a smooth horizontal table. If the particle moves with a circular speed of v, the net force on the particle, net force क्या होगा, directed towards the center will be, T represents the tension in the string. Question समझो पहले क्या कहना चाह रहा है कि एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल टॉप का व्यू मैं बता रहा हूं. ठीक है, इसके बीच में एक पेग है, ठीक है, कोई एक कील वगैरह है, उसमें से क्या किया गया, एक धागे को या फिर कोई भी एक स्ट्रिंग को ऑफ L लेंथ, इस पे एक मास लगा दिया गया. अब इसे घुमाया जा रहा है, तो ये घूमेगा कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ में. तो इस सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है विथ वेलोसिटी v, ये घूम रहा है. ओके, अभी पूछा गया है कि इस पे जो फोर्स लगेगा, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, वो क्या होगी. तो इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना. सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर. आर यहां पे क्या है, एल है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग है
तो एक टेंशन भी तो रहेगा टी टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, वो इस टेंशन के बराबर होगा, mv²/L। ओके, एंड इट इज इक्वल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ना। क्यों कभी भी ये धागे को एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट से अगर जोड़ के रखे तो उस पर क्या लगती है, टेंशन लगती है, और अगर घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो रही है, टेंशन के बराबर। ओके, देन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में। 5-6 साल के हमने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए हैं, और आगे भी ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।